पिछले क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर जो है ट्रायंगल उसको हम लोगों ने शुरू कर दिया था और ट्रायंगल चैप्टर का जो हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो हम लोग ले चुके थे। और ट्रायंगल के अंदर जो हमारा जो दो बेसिक थ्योरम है जिसको कि लगभग कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे दोबारा वापस आते हैं और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग समझने वाले हैं। और यही टॉपिक इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इसमें जो पढ़ेंगे वो पूरे चैप्टर में आपका अप्लाई होने वाला है। तो इस चैप्टर को मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर जो आपका ना इसी के ऊपर बेस्ड है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर ही। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो ये वर्ड आप सुन रहे हैं इस चैप्टर में आपको हर बार मिलेगा और लगभग हर सवाल में मिलेगा। तो पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। तो यहां से हमारा आज का क्लास चालू है। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है समझिए उसको। कॉन्ग्रुएंट फिगर, इसका डेफिनेशन यदि हम बहुत छोटा सा लिखना चाहें तो देख लीजिए इसको। एनी जियोमेट्रिकल फिगर, समझाएंगे ये क्या लिख रहे हैं। एनी जियोमेट्रिकल फिगर हैविंग exactly the same shape and size are called congruent figure। क्या हुआ इसका मतलब, समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। मतलब टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसके अंदर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। यहां पे लिखा हुआ है एनी जियोमेट्रिकल फिगर। जियोमेट्रिकल फिगर का मतलब होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पैरेललोग्राम, पॉलीलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, मतलब जो भी प्रकार का आप फिगर देखते हो ना मैथ की दुनिया में, वो सब का सब फिगर हमारा कहलाता है जियोमेट्रिकल फिगर। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री का मतलब सिंपल सा समझिए कि मैथ की दुनिया में उन सारे फिगर का इस्तेमाल है, इसीलिए हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल फिगर कहते हैं। तो जिस भी फिगर का शेप और साइज दोनों सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, उसी को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। एग्जांपल इसका देते हैं बहुत बेहतरीन। चलिए बहुत सारा एग्जांपल हमारे पास है, जैसे ये दो पेन, ये दो पेन का, बहुत ध्यान से समझिए, ये दो पेन का शेप भी एक है, साइज भी एक है, इसका मतलब दोनों कैसे फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अच्छा शेप का मतलब क्या होता है? शेप का मतलब है कि ये देखने में कैसा लग रहा है। हमको दिख रहा है कि इसका नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा पतला है और कैप हिस्सा जो है ना वो थोड़ा सा मोटा है, तो ये इसका शेप हो गया। और साइज का मतलब है ये कितना छोटा या फिर कितना बड़ा है। तो जब भी किसी दो फिगर का शेप और साइज सेम हो जाए, एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाए, उस फिगर को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। अच्छा ये तो हमारा एग्जांपल हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर का। ये हमारा उंगली देख लो, देख लो, बिल्कुल शेप और साइज दोनों का बिल्कुल सेम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो ओवरलैप हो जा रहा है। ओवरलैप मतलब दोनों एक दूसरे को ढक ले रहा है, इधर से ये इधर से ये, तो ये दोनों भी किसका एग्जांपल हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार का हमारे पास एग्जांपल बहुत सारा है, तो एक दो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो सिंपल सा कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब समझ आ गया क्या होता है। तो कोई भी फिगर जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो, यानी कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो दोनों दूसरे को ढक लेगा, वही हमारा कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। सिंपल। इसका एग्जांपल हमारे पास दुनिया भर का है, लेकिन एक दो एग्जांपल समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, चलो इसको ना ब्लू से लिख देते हैं।
सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, नाम है ABC, ये है 4 मीटर, ये 5 मीटर और ये 6 मीटर। सपोज कीजिए कि एक और हमारे पास ट्रायंगल एकदम एग्जैक्टली इसी प्रकार का ABC हो गया, तो DEF मान लीजिए, ये भी है 4 मीटर का, ये है 5 मीटर का और ये हमारा 6 मीटर का। मतलब ये हो गया कि इस ट्रायंगल को उठा कर यदि इस ट्रायंगल के ऊपर रख देंगे तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। यही हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर का एग्जांपल। क्यों हो गया? क्योंकि देखो ये साइड 4 मीटर तो ये भी साइड 4 मीटर, ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट फिगर का, क्योंकि दोनों का शेप भी एक है और दोनों का साइज भी एक है। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर का एग्जांपल हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा एक बात और, कॉन्ग्रुएंट फिगर है ये दोनों हमारा ठीक है, लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा उसका भी तरीका होता है, उसको भी सीख लीजिए। इस ट्रायंगल का नाम ABC है तो कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ABC और यहाँ पे ट्रायंगल DEF। अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ना क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए यहाँ पे तो वो लिख दिए ABC, यहाँ पे वो क्या करेंगे EDF लिख देंगे, या फिर FDE लिख देंगे, या फिर EFD लिख देंगे। सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, वो भी सही है, लेकिन एक ऑर्डर यदि मेंटेन किया जाए ना तो अच्छा रहता है। जैसे इसमें आपने क्या ऑर्डर मेंटेन किया, ABC, इसमें भी क्या ऑर्डर होना चाहिए? DEF होना चाहिए। देखो हालांकि आप इसको कैसे भी लिख दो सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन इस चैप्टर में खास करके आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। तो ABC तो DEF, और दोनों के बीच में आप बराबर का साइन दो, और एक और स्पेशल साइन ये, और यही हमारा पूरा साइन कहलाता है कॉन्ग्रुएंट का। यानी कि यदि आप एग्जाम में ये ऊपर वाला ट्रायंगल ना बना के केवल आप यदि इतना लिख देते हो तो सामने वाला जो कॉपी आपका चेक करेंगे वो समझ जाएंगे कि अच्छा बच्चे के पास 2 ट्रायंगल रहा होगा, एक ट्रायंगल का नाम ABC रहा होगा और दूसरे ट्रायंगल का नाम DEF रहा होगा, जो कि आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं कि दोनों का शेप और साइज सेम रहा होगा। तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है, यानी कि यही जो आपका सिंबल है यही हमारा कहलाता है कॉन्ग्रुएंट। और जब ये आप सिंबल डाल देंगे ना बीच में तो पता चल जाएगा कि दोनों का शेप और साइज क्या है? सेम है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और हम लोग ले सकते हैं, हालांकि एग्जांपल बहुत सारा है। कोई भी 2 फिगर बना दो, दोनों का शेप और साइज बराबर कर दो, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। ठीक है आगे चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो रेक्टेंगल का ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका लेंथ है 10 मीटर और इसका ब्रेथ है, चलो मान लेते हैं 5 मीटर। सपोज कीजिए कि ये एक और रेक्टेंगल हमारा है इसी प्रकार का, यहाँ पे ये भी 10 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। दोनों का शेप एक है, दोनों का साइज एक है, इट मीन्स दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। इसको भी लिखने का तरीका क्या होगा? रेक्टेंगल है ना तो सिंपल से आप लिखो RECT, केवल काम चल जाएगा। अच्छा अच्छा कुछ आप नेमिंग भी कर सकते हो, जैसे ABCD EFGH, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल ABCD इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल EFGH, बस सिंपल। तो जब भी आप इस प्रकार का लिख दोगे ना तो पता चल जाएगा सामने वाले को कि अच्छा 2 रेक्टेंगल रहा होगा ABCD और EFGH नाम का, जो कि शेप और साइज में सेम होंगे, इसीलिए हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। सिंपल। तो अब मेरे हिसाब से लगता है कि आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछ ले तो बड़ा सिंपल सा ये बताइएगा कि कोई भी 2 फिगर जिसका शेप और साइज बिल्कुल सेम हो जाए वो हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। सिंपल। ठीक है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक ही प्रकार के फिगर के बारे में, वो है हमारा ट्रायंगल। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ये हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या है। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो अगला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए फिर से हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाते हैं आपको समझाने के लिए, और इसमें थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे ताकि आप आराम से समझ सके अच्छे से। एक ये ट्रायंगल है और हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये हमारा 4 मीटर है, ये 5 मीटर और ये हमारा 7 मीटर, ये भी 4 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी हमारा 7 मीटर है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल का साइड सब बराबर है, इट मींस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, पहली बात। दूसरी बात, इसको लिखने का तरीका तो अब आपको मालूम चल चुका है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब एक इसमें जो नया बात आपको इसमें सीखना है वो ये कि देखिए, जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाए, यानी कि जब आपको ये पता चल जाए कि दोनों का शेप और साइज बिल्कुल बराबर है, जब पता चल जाए, उसके बाद इस ट्रायंगल का सारा एंगल इस ट्रायंगल के सारे एंगल के बराबर होता है, इस ट्रायंगल का सारा साइड इस ट्रायंगल के सारे साइड के बराबर होता है। यानी कि जब एक बार ये प्रूफ हो जाए कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका सब कुछ उसके सब कुछ के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इसका दोनों का शेप और साइज बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों दूसरे को कंप्लीटली ढक लेगा, ठीक है। जब ऐसा हो जाए तो इसका सब कुछ उसके सब कुछ के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इस ट्रायंगल का ए बी जो है इस ट्रायंगल के डी ई के बराबर होगा, इस ट्रायंगल का जो बी सी है वो इस ट्रायंगल के ई एफ के बराबर होगा, इस ट्रायंगल का सी ए या फिर इसको आप ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके किसके बराबर होगा, डी एफ के बराबर होगा। ये हमारा होता है कब, तब होगा जब आपका दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाए तब, पहले नहीं। यदि कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है तो कैसे बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट जब हो जाए तब हमारा ऐसा होता है। अच्छा, साइड तो बराबर हो गया, क्या एंगल भी बराबर होते हैं क्या, बिल्कुल। तो इस ट्रायंगल का एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, इसका एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, इसका एंगल सी जो होगा उसका एंगल एफ के बराबर होगा। और इन सब के लिए हम लोग रीजन मात्र एक लिखते हैं, नहीं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है समझाते हैं, पहले लिख देते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और इसको शॉर्ट में हम लोग हर बार जब सवाल बनाएंगे ना तब भी लिखेंगे CPCT। इसको शॉर्ट में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि देखो हर बार आप रीजन इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते ना, उसके लिए आपको कोई शॉर्ट फॉर्म चाहिए, तो हम लोग ये लिखेंगे C कॉरस्पॉन्डिंग के लिए, P पार्ट के लिए, C फिर से कॉन्ग्रुएंट के लिए और T हमारा ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये कहता है ना कि जब भी आपका दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाए, यानी कि इसका शेप और साइज इसके शेप और साइज के बराबर जब हो जाए, तो इसका सारा कुछ इसके सारे कुछ के बराबर हो जाएगा। उसी को थोड़ा सा अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब कि दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है इसका ये हिस्सा इसके हिस्से के बराबर, इसका ये हिस्सा इसके बराबर, यानी कि इसका सब कुछ इसके सब कुछ के बराबर हो जाता है। तो रीजन हम लोग इतना बड़ा ना लिख के हर सवाल में इस्तेमाल करेंगे CPCT, ओके। तो जब भी कहीं पे दिख जाए CPCT, मतलब दो ट्रायंगल रहा होगा और दोनों ट्रायंगल का पहले ही कॉन्ग्रुएंट हो गया होगा दोनों, और इसका सब कुछ इसके सब कुछ के बराबर है, साइड एंगल सब बराबर है, इसीलिए हमने यहाँ पे रीजन क्या लिख दिया, CPCT। यानी कि इन सब के लिए एक ही रीजन लिखा जाएगा। क्या रीजन,
CPCT। कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए, तो यहाँ पे आपने क्या नया सीखा उसको थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। सबसे पहले आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर देखा कि जब भी दो फिगर का शेप और साइज बराबर हो जाए वो आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा, पहला। दूसरा बात आप इसमें आपने इसमें देखा कि ये साइन हमारा यानी कि सिंबल हमारा होता है कॉन्ग्रुएंट का, मतलब किसी भी दो फिगर के नाम के बीच में यदि आप ये सिंबल डाल देते हैं तो मतलब होगा कि दोनों का शेप और साइज क्या है, इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल दुनिया भर का हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब हो गया कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए शेप और साइज उसका, वो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। और लिखने का तरीका तो आपको यही वाला होगा, सिंपल। और जब एक यानी कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाए तो एक ट्रायंगल का सारा कुछ दूसरे ट्रायंगल के सारे कुछ के बराबर हो जाएगा। रीजन हम लोग लिख देते हैं CPCT। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपसे MCQ में या फिर ट्रू फॉल्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ये सब चीज पूछा जा सकता है। एक नया चीज समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, और सोच के जवाब दीजिएगा। दो फिगर है, दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्या दोनों का एरिया बराबर होगा? रीजन समझिए फिर से, दो फिगर है और दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों का शेप और साइज क्या है, इक्वल है, क्या दोनों का एरिया भी बराबर होगा? बिल्कुल होगा। रीजन समझते हैं इसका। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। इसका हाइट मान लेते हैं है चलो 4 मीटर, ओके। इसका बेस है मान लेते हैं 8 मीटर। सेम चीज इसमें भी मान लेते हैं 4 मीटर और इसका भी बेस 8 मीटर। इसका आप एरिया निकालो, क्या निकालोगे? 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 8, इंटू हाइट कितना है 4। इसका निकालोगे सेम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितना 4, कितना आया 16 मीटर स्क्वायर। इसका आ गया 16 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका बेस बराबर था, इसका हाइट इसके हाइट के बराबर था, यानी कि दोनों कैसे फिगर हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट फिगर हो तो उसका एरिया भी क्या होता है? इक्वल होता है। याद रखिएगा इस बात को, यानी कि जब दो फिगर पहले से कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा पलट देते हैं, इसका रिवर्स कर देते हैं जरा। अब फिर से सोच के बताइएगा, दो फिगर है जिसका एरिया सेम है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो? हमने इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, उसका एरिया भी बराबर होगा। आपने यहां पे साबित भी करके देख लिया, लेकिन अब इसी को थोड़ा सा हम पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं सवाल। दो फिगर का एरिया सेम है, लेकिन क्या यह जरूरी है वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ओके। इसका मान लो कि आपका हाइट जो है ना वो 4 मीटर है और इसका बेस 8 मीटर है, मान लीजिए, सपोज कीजिए। और आपके पास एक स्क्वायर है, इसका साइड 4-4 मीटर का है। इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या लगाओगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आपके पास 8 और हाइट 4। स्क्वायर का एरिया निकालने का साइड इंटू साइड, तो कितना हो गया? 4 इंटू 4 16 हो गया। इसको जरा काटो, कितना आ गया? 16 मीटर स्क्वायर। और ये तो दोनों का एरिया तो बिल्कुल बराबर आया, लेकिन क्या दोनों फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? बिल्कुल देखने से लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि दोनों का शेप और साइज दोनों अलग अलग है। तो यहां पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को आपने सीखा, वो ये कि यदि दो फिगर पहले से कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एरिया इक्वल होगा, लेकिन यदि दो फिगर का एरिया इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिगर क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कोई दिक्कत इसमें? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। पहला क्या था कि यदि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो कंपलसरी है कि उसका एरिया इक्वल होगा।
लेकिन यदि दो फिगर का एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। एग्जांपल आपके सामने है, आंख के सामने है आपका, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो यही हम आपको इसमें समझाना चाह रहे थे। अब मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वाले टॉपिक में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ऑनलाइन बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हमको समझाने के लिए था केवल, ये आपको नहीं लिखना है, बस आपको याद रखना है वही चीज। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको ये बस एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन आपको जो कॉपी में नोट करना है वो आपको ये चीज पूरा नोट करना है। ओके, चलिए इसको मिटा दें हम। अब एक नई चीजों को सीखते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पे आपने समझा अभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, यानी कि इसका शेप और साइज दोनों बिल्कुल एक बराबर मिल जाए, तो इसका सब कुछ इसके सब कुछ के बराबर होता है। लेकिन हमारे पास ना दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने का 5 क्राइटेरिया है। यानी कि आप दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर सके, प्रूफ कर सके कि हाँ दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए हमारे पास 5 तरीका है। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, मतलब दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको 5 मेथड दिए गए हैं। उन पांचों को एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। वो पांचों कौन कौन सा है, थोड़ा सा यदि आपको याद है तो बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, हो गया। यानी कि जो 5 क्राइटेरिया है ना वो ये है। देखिए, हालांकि अभी पांचों के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला मान लेते हैं एस, दूसरा ए, तीसरा एएस, चौथा एस, पांचवा आरएचएस। यानी कि ये हमारे पास ऐसे 5 क्राइटेरिया है, 5 तरीका है जिसके थ्रू हम लोग दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। अब इन पांचों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो आपका टॉपिक का नाम होगा अब क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कि दो ट्रायंगल्स को आपस में आप कॉन्ग्रुएंट साबित कर सके, इसके लिए आपको 5 क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा, और इन पांचों को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए, पहला यहां पे देखा जाए, पहला है SAS। इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे साइड एंगल साइड, और शॉर्ट में SAS। जब हम लोग क्लास 9 में पढ़ा करते थे ना, यदि हमको ये वाला याद नहीं होता था तो हम लोग उसको याद रखते थे सास मतलब वही सास बहू वाला जो होता है ना, वो वैसे याद रखते थे। SS मतलब सास, इसका मतलब हो गया साइड एंगल साइड। इसमें क्या है देखिए जरा ध्यान से। इसमें चलो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? दो ट्रायंगल बनाते हैं, देखिए ध्यान से। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, देखिए ध्यान से। नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, ABC DEF। सपोज कीजिए कि ये है साइड आपका 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर, ठीक है? ये एंगल मान लेते हैं, चलो बस एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना? एग्जैक्टली नहीं, बस एग्जांपल। 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री है। ये आपका है 5 मीटर, तो ये भी है आपका 5 मीटर। देखिए, हम यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। यहां पे ना आपके पास सबसे पहले दो ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर है,
इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर है। जब भी इस प्रकार का कंडीशन आपको दिख जाए, यानी कि दो साइड के बीच में एक एंगल, दो साइड के बीच में एक एंगल, इसको ही हम लोग नाम देंगे साइड एंगल साइड। ओके, एक बात और, यहां पे जो आप बीच में एंगल देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो बिल्कुल बीच में होगा, लेकिन किसके बीच में? दो साइड के बीच में। तो जब भी दो साइड के बीच में एक एंगल दिख जाए, उस एंगल को नाम देते हैं हम लोग इंक्लूडेड एंगल। और जब भी ये पूरा बराबर इस पूरे के बराबर हो जाए, तब जाके हमारा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि दोनों का शेप और साइज क्या होगा? इक्वल होगा। चलिए, अब इसमें आपने क्या समझा जरा आप ये बता दीजिए हमको। इसमें बड़ा सिंपल सा ये चीज है कि जब आपके पास दो ट्रायंगल हो और ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर हो, ये एंगल इसके बराबर हो और ये साइड इसके बराबर हो, तो समझ जाइएगा कि साइड एंगल साइड के तहत दोनों ट्रायंगल आपका आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, लिखने का तरीका है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अच्छा, पहले क्या है? पहले साइड है ना, तो पहले दोनों ट्रायंगल का साइड लेते हैं। इसका साइड कितना? ए बी किसके बराबर है? डी के बराबर है। उसके बाद है एंगल, तो इसका एंगल ए किसके बराबर है? इसके एंगल डी के बराबर है। फिर यह हमारा साइड, तो इसका ए सी किसके बराबर है? डी एफ के बराबर है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आपको दिख जाए, और देखो यहां पे ना थोड़ा सा आप सीक्वेंस में चलना। हालांकि हमने क्या किया, पहले साइड लिखा, फिर एंगल लिखा, फिर साइड लिखा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले दोनों साइड को पहले लिख देंगे, इन दोनों को पहले लिख देंगे और एंगल को बाद में लिखेंगे। वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन उसमें ना बाद में जाकर आपको कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। इसीलिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन किया गया है उसी ऑर्डर के द्वारा इसका वैल्यू लिखा जाए, तो थोड़ा सा सटीक बनता है। हालांकि वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा ऑर्डर में दिख रहा है, एक सिस्टमैटिक वे में दिख रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, और रीजन में लिख दीजिएगा किसके तहत? बाई SSS, सॉरी SAS। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अब चूंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर होगा, इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसका ये साइड इसके साइड के बराबर होगा। रीजन CPCD, सिंपल। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, सो एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F, और एक साइड बच रहा है ना BC इक्वल्स टू EF, क्योंकि ये तो इसके बराबर पहले से है, ये इसके बराबर पहले से, ये एंगल इसके बराबर पहले से बराबर है, तो जो बच गया वो भी बराबर होंगे आपस में। तो इन सभी के लिए रीजन क्या लिखेंगे आप? CPCT, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल का दोनों सब कुछ आपस में इक्वल होंगे, बस यही इसका। और पहला क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हुआ। तो पहले क्राइटेरिया में कोई दिक्कत, बड़ा आसान है ये सब चीज। तो यहाँ पे बेसिकली आपका पहला वाला खत्म हुआ। दूसरा वाला आगे बढ़ा जाए। चलिए, दूसरा हमारा है एंगल साइड एंगल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ASA। अच्छा, यहां पे बीच में हमारा एंगल था, तो हमने इसको कहा इंक्लूडेड एंगल। यहां पे बीच में साइड है, इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड कहेंगे। इसका मतलब है कि दो एंगल होगा और दो एंगल के बीच में एक हमारा साइड होगा। ठीक है, बना लेते हैं इसको भी। तो पहले आप दो ट्रायंगल बना लो इसका। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। ABC DEF, दो एंगल है, तो एक एंगल हम मान लेते हैं ये वाला, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है,
और ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। हालांकि आप ये दोनों भी एंगल ले सकते थे और ये वाला साइड ले सकते थे, ये दोनों एंगल और ये साइड ले सकते थे, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दो एंगल के बीच में आपका साइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि ऐसा होता है दो ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे, यानी कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, सिंपल, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा इसका, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसका एंगल B इसके एंगल E के बराबर होंगे, और अच्छा एंगल के बाद क्या था, साइड, तो इसका AB बराबर होगा DE के, और इसका एंगल A बराबर होगा एंगल D के। मतलब एंगल साइड एंगल, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, और ये हमारा एंगल हो गया। यदि ऐसा होता है तो हैंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। रीजन भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, बाई ASA, ओके। अब इसका मतलब फिर से वही हो गया कि जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके बराबर होंगे, ये साइड इसके बराबर होंगे, ये एंगल इसके एंगल के बराबर होंगे। क्या ये आप लोग लिख लेंगे? ये हर किसी में लिखना जरूरी नहीं है, बस आप ये समझ लीजिएगा कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका सब कुछ इसके सब कुछ के बराबर होगा। जैसे हमने इसमें लिखा था ना, वैसा इसमें भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर किसी में लिखना जरूरी नहीं है। बस आप ये इसको याद रखिएगा कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका सब कुछ इसके सब कुछ के बराबर होगा, बस। तो दो क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर के बाद आ जाइए आप तीसरे नंबर पे। तीसरा है हमारा एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड का मतलब हो गया कि एक एंगल होगा, फिर एक और एंगल होगा, फिर उसके बाद हमारा एक साइड होगा। देखिए तीसरे नंबर पे एंगल एंगल साइड, शॉर्ट में AAS के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसमें भी दो ट्रायंगल बनाते हैं, पहले एक दो, नाम वही रहने देते हैं, ABC DAF। देखिए इसमें कहा गया है दो एंगल, तो एक एंगल हम ये मान लेते हैं, चलो इसका हमने ये मान लिया, इसका हमने ये हो गया, और ये इसके बराबर हमने मान लिया। और फिर साइड है किस सर, फिर साइड किसको मानेंगे? एंगल एंगल साइड है, तो हमने दो एंगल लगातार मान लिया, फिर साइड किसको मानेंगे? साइड आप इसको भी मान सकते हो या फिर आप इसको भी मान सकते हो, इसमें साइड के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें पाबंदी ये है कि दो एंगल आपका लगातार होना चाहिए, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, साइड कोई भी चलेगा। यदि आपने इसमें ये साइड लिया, इसका ये भी ये लेना पड़ेगा, इसका आप ये लेते हैं, इसका ये लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला इसके बराबर है। तो यदि ऐसा कंडीशन आपका बनता है ट्रायंगल में, समझ जाइएगा दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे एंगल, यानी कि इसका एंगल B इसके एंगल E के बराबर है, और इसका एंगल A इसके एंगल D के बराबर है, और इसका साइड AC इसके DF के बराबर है। यदि ऐसा होता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हैंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। रीजन बताइए? बाई AAS। तो ये हमारा तीसरा क्राइटेरिया भी कंप्लीट हुआ ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने का, ठीक है।
तीसरे के बाद अब आइए आप चौथे नंबर पे। चौथा बहुत आसान है, साइड 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 सॉरी, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं SSS। यानी कि दो ट्रायंगल होंगे, दोनों ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो दोनों ट्रायंगल आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सपोज ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, आपके पास दो ट्रायंगल है ABCDEF। सपोज करो कि ये 4 मीटर, ये 5 मीटर और ये 6 मीटर, ये भी 4 मीटर 5 मीटर और 6 मीटर, सब कुछ उसके बराबर है, साइड बराबर है हमारा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसका AB इसके DE के बराबर है, इसका BC इसके EF के बराबर है, इसका AC इसके DF के बराबर है। तो यदि ऐसा होता है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हैंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। रीजन बताइए जरा। बिल्कुल, बाय SSS। बस हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका सारा एंगल इसके सारे एंगल के बराबर भी होगा। रीजन CPCT, बस हो गया। एक लास्ट हमारा इसमें बच रहा है, चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। इसको मिटा देते हैं हम। RHS वो क्या है देख लेते हैं। वो तो मतलब वो भी ठीक है, उतना हार्ड नहीं है, बड़ा आसान है वो भी। चौथा हो गया और पांचवा नंबर देखिए। अच्छा यहाँ पे ना RHS है, R का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल। H का मतलब हाइपोटेनस, और H का मतलब साइड, और शॉर्ट में RHS कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलिए, तो RHS वाला भी क्राइटेरिया देख ही लेते हैं क्या है। नाम से ही मालूम चल रहा है राइट एंगल, मतलब कैसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल बनाइए आप दो को, एक एक दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCDEF। देखिए राइट एंगल का मतलब पता है आपको, यहाँ पे 90 होता है, तो ये 90, तो ये भी 90, और हाइपोटेनस यानी कि दोनों हाइपोटेनस क्या होगा, इक्वल होगा। फिर सवाल है कि सर साइड, और साइड तो हमारे पास दो को बचा, बेस और परपेंडिकुलर वाला, बेस और परपेंडिकुलर वाला। फिर सवाल है कि सर साइड कौन सा लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा साइड लेना चाहते हो, कौन सा लेना साइड इसमें बेहतर रहेगा आपके लिए, बेस या परपेंडिकुलर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं बेस, आप चाहो तो परपेंडिकुलर भी दोनों का ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दोनों का बेस। लेकिन मतलब साइड के ऊपर आपका छूट है, आप कोई भी साइड ले सकते हो। तो हम मान लेते हैं बेस इसका ये इसके बराबर, सिंपल। तो कैसे लिखेंगे, इन राइट, RT का मतलब राइट, इन राइट ट्रायंगल ABC एंड राइट ट्रायंगल DEF। नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे। R का मतलब 90, यानी कि इसका एंगल B इसके एंगल E के बराबर है, क्योंकि 90 90 है। H का मतलब हाइपोटेनस, यानी कि इसका AC इसके DF के बराबर है, दोनों का हाइपोटेनस। और S का मतलब साइड, इसका BC इसके EF के बराबर है। तो यदि ऐसा होता है दो ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल हमारा RHS क्राइटेरिया के तहत कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिंपल। तो हैंस राइट ट्रायंगल, हैंस राइट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल, बिल्कुल, DEF। रीजन आप इसमें लिखेंगे बाई
RHS, बस हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर किसी को ये कॉपी करना है। दूसरी बात, अब मेरी बातों को ध्यान से समझिए, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना अभी चैप्टर में, अच्छा इसमें ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 थ्योरम बच रहा है। देखिए एक्चुअली में ये जो हमने 5 आपको पढ़ाया ना अभी क्राइटेरिया, ये सबका सब थ्योरम है, पता है आपको, आपके बुक में एनसीईआरटी में इसको आप पलट के देखेंगे ये सब थ्योरम है। लेकिन फिर सवाल है कि सर आपने इसको थ्योरम के जैसा प्रूफ करके क्यों नहीं बताया? क्योंकि देखो ये ना कई बार पूछा नहीं जाता, मतलब पूछा जाता ही नहीं है। ये क्यों नहीं पूछा जाता? पहली बात, इसका प्रूफ जो है ना वो बहुत लंबा लंबा है, आप अपने बुक को कभी खोल के देखना, बहुत लंबा है। और चूंकि 5 प्रूफ है तो इसको आप याद रख नहीं पाओगे। और दूसरी बात, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता। लेकिन यार एक बात याद रखिएगा, प्रूफ इसका नहीं पूछेगा, लेकिन इसके ऊपर जो सवाल आएगा ना वो जरूर पूछेगा। और इस चैप्टर में पूरा भर भर के सवाल इस 5 क्राइटेरिया पे, यानी कि इस 5 क्राइटेरिया पे ही पूरा आपका चैप्टर ये बेस्ड है। बस हमको इसमें जो 2 थ्योरम और बताना है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो बताने के बाद फिर हमारे चैप्टर का सवाल को बनाने का सिलसिला चालू होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगले वाले क्लास में जब आप लोग आएंगे तो 5 के 5 क्राइटेरिया को आप एक बार रिवाइज करके आइएगा, ठीक है ना? क्योंकि जब इससे रिलेटेड हम लोग सवाल को बनाएंगे तो बिल्कुल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए तो आज से क्लास ओवर किया जाए। तो आज से क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस किया है और इन्हीं के ऊपर आपका पूरा चैप्टर ये आप आगे आपको मिलेगा, आपको खुद पता चल जाएगा। जब आप सवाल बनाएंगे ना आपको पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 5 क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।